to our program. India is a young country waiting to reap the demographic dividend. A country where young people are going to walk into all areas of the country's governance, administration and the corporate sector and bring about the change, a change we so badly need. On our show today, one such representative of Young India, please welcome Hari Narayan Chari Mishra from the Indian Police Service. हरि नारायण, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार के एक छोटे से गांव शिवन से हैं, जहां आपने बोला कि ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं, पर आपके मन में एक सपना था कि आप पुलिस ज्वाइन करेंगे, दुनिया में इस देश में कुछ फर्क लाएंगे। तो सपने के बारे में और इस रास्ते के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे ही नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों युवाओं के मन में, हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे युवा देश है और हर युवा के मन में एक सपना रहता है कि वो अपनी जो भी उसकी क्षमताएं हैं उसको बेहतर ढंग से आगे उपयोग कर पाए, बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाए। और जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आगे बढ़ने के मामले में कहीं ना कहीं उनके पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही प्रयास किया जाए, अनुशासित ढंग से आगे बढ़ा जाए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ जाए, तो संसाधन पीछे छूट जाते हैं। तो नई पीढ़ी की नई सोच, जब हम सोचते हैं तो ये कौन सी दो चार बदलाव जो आप सोचते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल है, ये हमारे देश में आने चाहिए और ये युवा पीढ़ी लाएगी? युवाओं के साथ दोनों चीजें हैं, वो एक दोहरी तलवार है। अगर उनकी ऊर्जा का सही उपयोग हो, सही क्षमता हो, तो हम शायद विश्व के और ज्यादा शीर्ष देशों में पहुंचेंगे। अगर युवाओं की सही ऊर्जा, जो हमारे पास जितने युवा हैं, उनकी ऊर्जा का अगर हम सही उपयोग करें, तो जिस तरह की 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, उसी तरह 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। वंडरफुल ऑप्टिमिज्म। हरि नारायण, पहली बारी आपने एक अपनी अफसर की यूनिफॉर्म पहनी, आपका इस खाकी वर्दी के साथ क्या रिश्ता बना? सबसे पहले जब हम लोग गांव में थे, मैं जब गांव में था, जहाँ जब किसी को देखता था, मेरे परिवार में पहले कोई पुलिस में नहीं रहा, तो एक कहीं ना कहीं थाने में जाने में झिझक लगती थी। एक कहीं ना कहीं एक मन में एक ऐसा होता था, एक फ्रेंडली नहीं महसूस करते थे। बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए, देखे और संयोग से धीरे धीरे, पहले मैं रेलवे ट्रैफिक सर्विस में था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में, बाद में फिर धीरे से फिर बाद में इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा 2003 में चयन हुआ। जब मैं आया तो मेरे दिमाग में ये बात जरूर थी कि पुलिस जो है उसको, अच्छे लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए। पुलिस का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि एक आम व्यक्ति है, जो एक समाज का ऐसा व्यक्ति जिसकी पुलिस से दरकार पड़ती है, रोज जिसका साबका पड़ता है, उस व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। उसको देखकर ये लगना चाहिए कि ये हमारा वो व्यक्ति, सामने देखे तो उसके मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, एक विश्वास का भाव पैदा हो, बजाय इसके कि वो उसको देख के डरे। डर तो उसको लगना चाहिए जो अपराधी है, जो असामाजिक तत्व है, उसके मन में खौफ पैदा हो। तो ये जो बदलाव आ रहा है, the attitude towards the police, और पुलिस के अंदर जो एटीट्यूड है, पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप की जो हम बात करते हैं, तो अंदर कोई बदलाव आ रहा है? जी हाँ, निश्चित तौर पे पुलिस में काफी बदलाव आया है। शुरू में आप देखेंगे तो जो भी इंडियन पुलिस सर्विस पहले इंपीरियल पुलिस हुआ करती थी, इंपीरियल पुलिस में आप देखेंगे कि इसमें दो चीजें जोड़ी गई। आजादी के बाद इंपीरियल पुलिस में दो शब्द नए जोड़े गए। इंपीरियल शब्द को इंडियन किया गया और उसमें पहले सर्विस शब्द नहीं था, उस इंपीरियल पुलिस में सर्विस शब्द जोड़ा गया, यानी कि अब इंडियन पुलिस सर्विस हो गई। इसका उद्देश्य यह था कि हम एक जनता से जुड़े, हम जनता की एक सेवा की भावना से जुड़े, उसके बेहतरी के लिए काम कर सके। और मेरा मानना है कि एक पुलिस एक ऐसा हिस्सा है, इसका अगर आप अंग बनते हैं, अगर आप सकारात्मक ढंग से चाहते हैं, तो किसी की जिंदगी में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उसको सकारात्मक अगर आप रिलीफ देना चाहें, और दूसरा, हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती है कि वो उपलब्ध रहता है 24 घंटे, हर 365 दिन उपलब्ध रहता है। इसलिए पुलिस पे कहीं ना कहीं, पुलिस के प्रति लोगों के एक ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं और धीरे धीरे उस स्वरूप में तेजी से परिवर्तन भी हुआ है। निश्चित तौर पे पुलिस लगातार ज्यादा जनता के करीब आ रही है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग बढ़ रही है अधिकांश जगहों पे अलग अलग स्वरूप में, और इससे निश्चित तौर पे एक पुलिस और पब्लिक के बीच में रिलेशन मजबूत हुआ है, मेरा ये मानना है। जी, और ये वर्दी होती ही भरोसे के लिए है, मगर सैडली जो रियलिटी में सिचुएशन है, ये भरोसे का ही रिश्ता जो है, इसको आई थिंक और ये कहीं कमजोर है। तो इसके लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? पहले तो मैं इसमें ये चीज कहना चाहूंगा कि पुलिस जो है समाज का प्रतिबिंब है। जैसा बिंब होगा वैसा ही प्रतिबिंब होगा।
पुलिस को समान तौर पे पूरे देश में एक तौर पे मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर जगह पुलिसिंग का जो तरीका है, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस के प्रति लोगों की जो अवधारणा है, पुलिस से जो जनता के संबंध हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग है। आप किसी एक राज्य के पुलिस को ज्यादा पीपुल फ्रेंडली मान सकते हैं, किसी एक राज्य के पुलिस को ज्यादा सक्षम मान सकते हैं, एक राज्य की दूसरे राज्य की पुलिस को थोड़ा जनता के प्रति कम फ्रेंडली मान सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वो एक आप जो पूरे सामाजिक परिवेश, एक सामाजिक ताने बाने से कहीं निकली हुई स्वरूप में देखना ठीक रहेगा। दूसरा चीज, जहां तक भरोसे की बात है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पुलिसिंग जो है, शुरुआत में जो पुलिसिंग बनी थी उसमें जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इस पुलिसिंग के एटीट्यूड में लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं पुलिसकर्मियों को, लगातार उनको बिहेवियरल मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, उनके बढ़ते काम के बोझ को कम करने के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से उसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जी, एक पुलिसकर्मी जो 16-17 घंटे काम करता है, खुद एक कहीं ना कहीं तनाव में रहता है, जो दुख में रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं दबाव में रहता है, तो जो व्यक्ति खुद तनाव से, दबाव से, समस्या से जूझा हुआ तो दूसरे के लिए खुशी नहीं बांट सकता। इसमें काफी काम हुए हैं। अभी मॉडर्नाइजेशन के बहुत सारे जो चीजों में आप देखेंगे कि हर जगहों पे बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए योजनाएं बनी हैं, हर जगह पे उनके लिए रहने के घरों की आप स्थिति देखेंगे तो शायद उस शहर में जो सबसे जो कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, सबसे बुरी स्थिति में जो लोग रहते हैं वो पुलिसकर्मी होते हैं उस जगह के। बिल्कुल, और ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जब तक आपका रहन सहन वो दैट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, फिर वो कैसे अपनी ड्यूटी करे? वो जब देखेगा कि उसके बच्चा खुद कहीं अपराधी निकल गया, वो खुद एक कोई मजाक में लोग बोलते हैं कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, सामान्यतः जो लोग होते हैं अपने बच्चों को ऐसे ऐसे बड़ा होते देखते हैं, और पुलिसकर्मी अपने बच्चों को ऐसे ऐसे बड़ा होता देखता है, यानी सोते हुए ही बड़ा जाता बच्चा नहीं देखता। लेकिन व्यक्ति जो आज पुलिस में यूनिफॉर्म पहनता है वो 25 साल तक उसी समाज का हिस्सा होता है। बिल्कुल, वहीं से तो आया। वो एक दिन में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से एक आमूलचूल परिवर्तन रातों रात उसमें नहीं आ जाएगा। तो एक तो वो सामाजिक परिवेश मायने रखता है, और दूसरा जो आने के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो मायने रखती हैं। निश्चित तौर पे आने के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें काफी काम हुआ है, और धीरे धीरे आप देखेंगे पुलिस के बारे में इसी समय काफी काम हुआ है, और काफी तेजी से सकारात्मक इसमें परिवर्तन भी हुए। अब ये तो रही परिवर्तन पुलिस फोर्स में, पर आम जनता अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में क्या परिवर्तन ला सकती है? कि क्योंकि दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए ना। जनता के बीच में एक जो चीज में मतलब मुझे महसूस होती है कि लोग मानते हैं कि कानून बनाए गए उनके लिए, और कानून का पालन तब हो जब उनपे एक तलवार लटकती है, उनको लगे कि नहीं इसके लिए कोई दंड दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर उनको लगता है कि चौराहे पे कोई नहीं खड़ा है, पुलिसकर्मी नहीं है, तो वो रेड लाइट क्रॉस करने में बिल्कुल झिझक नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अगर हेलमेट पहन कर चलने में उसकी सुरक्षा है, लेकिन आम व्यक्ति मानता है कि अगर पुलिस अगर चालान नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। रिसर्च ये कहते हैं कि अगर 10 में से 10 एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर 10 लोग बिना हेलमेट के हैं और 10 हेलमेट के हैं, अगर 10 बिना हेलमेट के हैं तो उसमें से 8 लोगों की जान बचानी मुश्किल होती है, और अगर हेलमेट पहन के हैं तो 10 में से 8 लोगों की जान बच जाती है। उद्देश्य ये है कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ उसके लिए किसी तरह का चालान बनाना नहीं है, और किसी तरह का सरकारी कोष में वृद्धि करना नहीं है। उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति में सजगता लाई जाए, उसको ये लगे कि उसका दायित्व है। आप अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो आपके लिए है। मतलब हमारी इंटरनल पुलिसिंग कहाँ है? इंटरनल पुलिस अनुशासन कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस सजगता से लेना चाहिए। जैसे कि आजकल अधिकांश जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो मोटरसाइकिल पे, वो मोबाइल पे बात करते हुए होते हैं। नए युवा हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, वो अपने कानों में म्यूजिक सुनते हुए चलते हैं, या फिर मोबाइल में बात करते हुए चलते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि पुलिस जब चालान करे तब हम करना बंद करें। एक हर व्यक्ति की एक आंतरिक सजगता, एक आंतरिक अनुशासन इतना मजबूत होना चाहिए कि वो खुद इस बात को समझे और इन चीजों को अवॉइड करे। ये जो कानून बने हैं एक समाज में अनुशासन के लिए बने हैं। हम भी अपने अनुशासन को समझते हैं। एक छोटा सा विराम लेंगे, जब वापस आएंगे हरिनारायण तो आपसे जानेंगे, जब हम ग्रोथ देखते हैं पुलिस फोर्स की, और ऐसे कि वो मिल के चले, और सेल्फ पुलिसिंग जो आपने बात की, ये सब हम कहाँ तक, कुछ टाइम फ्रेम है, क्या क्या हो रहा है, जानेंगे आपसे। अभी लेते हैं छोटा सा विराम। Welcome back. We're in conversation with a young IPS officer, हरिनारायण चारी मिश्रा। हरिनारायण, लोगों के साथ पुलिस का संवाद बढ़ना, ये कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले निचले स्तर पर जो थाना स्तर है, वहां से संवाद की प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। हमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर थाने में आता है, उसकी अगर शिकायत है,
उसकी अगर वाकई मांगे तो उसका तत्काल त्वरित कार्रवाई हो। पुलिस के पास जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का स्वरूप देखें तो अधिकांश समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें तत्काल कार्रवाई की दरकार होती है। पुलिस की जो क्षमता होती है, जो उसको अधिकार दिए हैं कानून ने, उसमें एक खास बात है कि पुलिस की जो ताकत है वो व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़े हैं जी। बाकी जो ताकतें अलग अलग, उसमें अगर किसी व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी प्रभावित होती है तो उसको सबसे ज्यादा ठेस लगती है। सार्वजनिक जगह पर हो सकता है किसी ने उसको गाली दी, उसको 200 रुपए चोरी जाने का शायद उतना डर नहीं लगेगा, उतना उस चीज का मलाल नहीं होगा जितना उसको अगर किसी चौराहे पे किसी ने गाली दे दी, वो उसका दुख उसको ज्यादा होगा। तो इसलिए ऐसी जगहों पे, ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल उसमें हर व्यक्ति की कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या का स्वरूप बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी जगह के सापेक्ष अलग हो सकता है, लेकिन पुलिस की तत्परता, पुलिस की एक संवेदनशीलता उन मामलों में और सही कार्रवाई, ये काफी आवश्यक है। पुलिस की निष्पक्षता, ये सब चीजें काफी आवश्यक है और ऐसा करके हम एक आम व्यक्ति के मन में एक भरोसा पैदा कर सकते हैं। तो पुलिस का लोगों के निजी मामलों में, डोमेस्टिक इश्यूज में भी आ सकती है अंदर? डोमेस्टिक मामलों में निश्चित तौर पे पुलिस की मंशा रहती है, क्योंकि इन मामलों को अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये मामले फिर बड़ा रूप लेंगे और विकृत होकर दूसरे समस्या के रूप में उभरेंगे। पुलिस हस्तक्षेप करती है, बस हस्तक्षेप करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें प्रोएक्टिव पुलिसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि समान तौर पर कोई अपराध होता है तो पुलिस से अपेक्षा होती है कि तत्काल उसमें FIR करे। दो तरह के मामले आजकल काफी ज्यादा आते हैं पुलिस के पास। एक तो पति पत्नी के विवाद काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और दूसरे जो सबसे बड़े विवाद हैं वो बूढ़े माँ बाप और बेटों के बीच में, बेटे बहू और बूढ़े माँ बाप। ऐसे मामलों में पुलिस इस बात का ख्याल रखती है कि ऐसे मामलों को सिर्फ वैधानिक आधार पर थोड़ा सा मानवीय पहलू का भी समावेश किया जाए। हमारे यहाँ परामर्श केंद्र है, उन परामर्श केंद्र में दोनों व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे परामर्श दिया जाता है और आपको लगभग 60% मामलों में होगा कि 60% मामलों में दोनों फिर एक हो जाते हैं काउंसलिंग के बाद। हमें ऐसा लगा कि जैसे जैसे परिवार जो है टूट रहे हैं, जैसे जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, जैसे जैसे एकल परिवार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा जो बच्चे और बूढ़ों की बात है, इसमें हालांकि वैधानिक तौर पे इसमें अधिनियम भी बने हुए हैं। 2007 में वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम बना है, मध्य प्रदेश में भी 2009 में इस संबंध में अधिनियम बने हैं। लेकिन आवश्यक है कि दोनों के बीच में इसमें भी वैधानिक तौर पे ना करके, अगर माँ बाप के लिए आवश्यक है कि जो उसमें संपत्ति संबंधी विवाद रहते हैं और दूसरा बेटे और बहू एकल परिवार में रहना चाहते हैं, माँ बाप उनके साथ रहना चाहते हैं, इस बात को लेकर के उसमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। इन बातों के लिए भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक मंच बनाया है, उसमें भी उनकी काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग का भी एक काफी सकारात्मक असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो सामाजिक एक तेजी से चेंजेज आ रहे हैं, जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जो सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों के लिए एक दूसरे के लिए समय की कमी हो गई है। शहरों में जैसे कि डबल इनकम नो चाइल्डिंग फैमिलीज का जो प्रचलन बढ़ रहा है जिस तरीके से, तो इसका कहीं ना कहीं समाज की संरचना पे, समाज की समस्याओं पे और पुलिस के प्रति जो चुनौतियां आ रही हैं उस पे भी उसका असर धीरे धीरे दिखता है। सो ये जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं, इनको हैंडल करने के लिए भी नई नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है पुलिस फोर्स को। अब पुलिस को सिर्फ मतलब सिर्फ जो एक डंडे वाली जो पुलिसिंग थी उससे अलग लाकर कहने जो इसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग, जहाँ पे कई जगहों पे दरकार होती है और लोगों की अपेक्षाएं भी होती है पुलिस के साथ, उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हर जगह विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ऐसे समस्याओं को इनको एक वैधानिक रूप दिया जा रहा है। और अगर हम एक आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर हम चीजों को बदलते सामाजिक समस्याओं के अनुरूप अगर पुलिस नहीं ढालेगी तो समस्याओं को विकृत रूप उसके सामने आएगा, जिसको उसको और ज्यादा मुश्किल से, ज्यादा समय, ज्यादा परिश्रम के साथ उसको सुलझाना पड़ेगा। एक और समस्या होती है आत्महत्या की, सुसाइड की। आप आजकल जबलपुर में हैं और आपने शेयर किया कि जबलपुर में सुसाइड रेट इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक तो सुसाइड लोग आमतौर पे जो करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके आसपास वालों को भी ये डर लगता है, क्योंकि वो भी इम्प्लिकेट हो जाते हैं कि इसने अबेटमेंट टू सुसाइड है, नहीं है, लीगल एंगल्स बड़े हैं। और एक प्रीएम्प्टिव होता है कि कैसे आपको पता है कि ये लाइकली टू कमिट सुसाइड, उसको कैसे रोके, एक बहुत पर्सनल इशू भी है लोगों का। तो इसमें पुलिस क्या करती है और जबलपुर के कुछ चैलेंजेस? आप सुसाइड उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन शहरों को देखें जो शहर, अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो उन शहरों में ज्यादा है जो शहर कहीं ना कहीं तरक्की के एक
मध्यम रास्ते पे हैं, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि है उन शहरों की, और कहीं ना कहीं एक संक्रमण दौर से गुजर रहे हैं, एक विकास के संक्रमण दौर से, जैसे कि जबलपुर है, उसमें कोवलम है, उसमें राजकोट है, उसमें पौंडीचेरी है, और पूरे अगर देश के संदर्भ में देखेंगे तो कई राज्य हैं, जैसे कि उसमें तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की समस्याएं हैं, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, तो कई जगहों पे ये जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार इस तरह की समस्या। इसमें सबसे जो बड़ी वजह जो उभर के सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो अकेलापन है, व्यक्ति की अकेलापन, बड़ी बड़ी समस्याएं लोग आराम से शेयर कर लेते हैं, जब शेयर करते हैं तो उनसे जूझ के निकल जाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी समस्या में भी जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, थका हारा महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं वो अवसाद में चला जाता है। और हमारे समाज में एक खास बात यह है कि हम बुखार के लिए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खांसी के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हम डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, तो सामाजिक शायद स्वीकृति नहीं है, कहीं ना कहीं एक मानसिक गांठ है हमारे मन में कि शायद हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग समझेंगे कि शायद कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, शायद कुछ हमको पागल की संज्ञा दे देंगे, इस तरह की एक अवधारणा कहीं ना कहीं है। इसमें एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा कि एक खास एक होता है 5-10 मिनट का एक ऐसा आवेग होता है जी, एक मानसिक, और उस दौर को व्यक्ति अगर टाल जाए तो इस समस्या से दूर हो सकता है। मतलब वो क्रिटिकल टाइम अगर आप पकड़ लें जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति एक अटेम्प्ट करता है, चाहे अटेम्प्ट करता है, उसमें अटेम्प्ट के बाद कहीं ना कहीं वो जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर से बोलता है कि हमें बचा लीजिए, बचाने की अलग से कोशिश करता है, यानी कि जैसे ही उस फेज से वो निकला फिर उसको समझ में आता है कि मैंने भूल कर दी, तुरंत उसको इस बात का एहसास होता है। एक और ब्रेक के लिए जाएंगे, जब वापस आएंगे तो आपसे जानेंगे कि कब वो दिन आएगा जब कोई बच्चा, लेडी, पुरुष, सुबह हो, दिन हो, कोई भी समय आराम से पुलिस स्टेशन को अपना मान के उसमें जाए और हक से बोले कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारी मदद करिए। When will that time come? We'll talk about all that and a little bit more right now. हम बात कर रहे हैं हरिनारायण चारी मिश्र जी से। हरिनारायण जी, सपना है क्या कि एक दिन वो आएगा जब हम किसी भी समय जाए बोले ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ये मेरे पुलिस वाले हैं, हम उनके हैं, हमारा समाधान करिए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मेरा मानना है कि हम लोग इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर ब्रिटिश काल की पुलिस की देखें, आप आज़ादी के समय की पुलिस की बात करें और अभी की पुलिस की बात करें, तो कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति लोगों के नजरिए में भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। जहाँ तक अंशतः या पूर्णतः आने की बात है, तो जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि एक सामाजिक परिवेश से भी पुलिस अप्रभावित नहीं है। समाज में जैसा बिंब होता है, पुलिस उसी का प्रतिबिंब होती है, उससे हम बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन निश्चित तौर पे हर जगह पे कोशिश हो रही है, जैसे कि बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को लोग पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। एक सामान्य हम बात करें तो बच्चे जो देखते हैं वो समझते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। और पुलिस के बारे में भी ये मानना है कि 80% लोगों ने वो धारणा बनाई होती है जो कभी पुलिस स्टेशन आते ही नहीं, पुलिस से जिनकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। पुलिस के प्रति कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन है, एक जो अवधारणा है, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमने बना लिया कि पुलिस ऐसी है। पुलिस के बारे में आप उसकी समस्याओं को देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने चुनौतियां रहती हैं, उसकी जवाबदेही हर संस्था के प्रति है, एक अपने एक आम व्यक्ति के प्रति भी है, एक आम व्यक्ति को भी उसको न्याय दिलाना है, कानून की जो सीमाएं हैं, जो परिधि है, उसके अंदर रहकर करना है, और अपनी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उसके बीच में भी लगातार प्राथमिकताएं तय करके उसमें करनी है। पुलिस को डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उसमें भी सबसे पहले ट्रैफिक यातायात बिगड़ रही है, वो भी पुलिस की चुनौती है। अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बन रही हो, कोई पर्व त्योहारों का ठीक से मैनेजमेंट हो, तो तमाम जो लगातार चुनौतियां हैं, जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा आज अपने देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, तो एक आम पुलिसकर्मी के सामने निश्चित तौर पे काफी चुनौतियां इसमें रहती हैं। अब एक पुलिस का इंटरनल सवाल पूछूंगी, ये जो नए रिक्रूट आते हैं या जो जूनियर लेवल पे पुलिस के कर्मचारी होते हैं, इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, ग्रीवेंसेस होते होंगे, तो आपका इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम क्या है? आंतरिक तौर पे अगर कोई किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो प्रति सप्ताह हर जिले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसकी एक ली जाती है, परेड के बाद बातचीत की जाती है, और जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें आती हैं उसका त्वरित डिस्पोजल होता है, उसमें सजा भी दिए जाते हैं, उसमें इनाम भी दिए जाते हैं, उसको ऑर्डरली रूम की कार्रवाई बोलते हैं, उसमें तत्काल उसका डिस्पोजल किया जाता है। और आपको जानकर सकते हैं कि जितनी शिकायतें आती हैं उसके लिए पुलिस में उसके त्वरित
निराकरण के लिए एक काफी ठोस व्यवस्था है। पुलिस त्वरित कार्रवाइयां करती है। आप किसी भी विभाग में देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा अपने विभाग के अंदर की कार्रवाइयां होती हैं और त्वरित कार्रवाइयां होती हैं, समय सीमा के अंदर की कार्रवाइयों को देखेंगे तो फिर पुलिस विभाग सबसे ज्यादा है जो अपने ही कर्मचारियों पर शिकायत मिलने पे सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां करता है। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी, वर्दी पहनी, आपका सपना पूरा हुआ। आज आप खुश हैं उस डिसीजन से? जी हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, 100% खुश हूँ। आपने इतनी सिंप्लिसिटी, सादगी और इतनी ऑनेस्टली आपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस। आई थिंक डिसिप्लिन जो आप बोलते हैं, जो आई थिंक बैकबोन है, कोर है किसी भी सर्विस के, वो साफ झलक रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत